दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि यहां पर आजकल दुश्मन सामने से आकर आप पर वार नहीं कर रहा है। पिछले कुछ समय से दुश्मन हमारे बीच में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैडर को, हमारे वर्करों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से यहां पर हमारे जो दुश्मन हैं वो बहरूपिये का रूप लेकर हमारे लोगों के बीच में रहकर हमारे कैडर को, हमारे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि ये बहरूपिये आप लोगों के बीच में रहकर किस तरीके से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको उनको पहचानना बहुत जरूरी है। साथियों, ये बहरूपिये जय भीम का नारा लगाते हैं। ये बहरूपिये गले में पटका पहनकर आपके हकों की बात करते हैं, परंतु जब अपने नेता चुनने की बात आती है तो कुछ बहरूपिये इतने समझदार होते हैं, अपने आप को ही नेता बना लेते हैं। घबराने की बात वहां तक नहीं साथियों, घबराने की बात तब है जब ये अपने आप को नेता बनाकर बहुजन समाज पार्टी बहन जी से दूर करके अन्य विपक्षी नेताओं को बड़ा हितैषी बताते हैं, बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं। तो साथियों, अगर कोई बहरूपिया आपके बीच में आकर आपके हकों की बात कर कर बहन जी के अलावा किसी और को नेता माने तो समझ जाइएगा कि आपके बीच में वो दुश्मन खड़ा है जिससे आपको सावधान रहना होगा। साथियों, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अगर आप लोगों को ये बात सही लगे तो मेरी ये लाइनें खत्म होने के बाद जय भीम के नारे लगाइएगा। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये कुछ समय से आप लोगों के बीच में बैठकर अफवाह फैला रहे हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक नई अफवाह छोड़ी थी आपके बीच में कि हाथी कमजोर हो रहा है, आपका हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है। आप सब ने ये शिकायत सुनी होगी, परंतु हकीकत कुछ और है। साथियों, हकीकत क्या है उस पे आने से पहले मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या यहां पे लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? हाथ उठा के बताइए जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है। तो आप सब जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में भारत के 25 राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए हैं, परंतु एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? और साथियों, अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये बखूबी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो किसी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लेती, तो ये पार्टी चलती किसके धन पे है? ये अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन से चलती है। आज तक चलती आई है और आगे भी चलती जाएगी। साथियों, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से जब जब मुझे बात करने का मौका मिला, जब जब मैंने उनसे ये मुद्दे उठाए कि बात ये भाई सच है कि आप लोगों को किताबों का बोझ भारी लग रहा है, तो पता है पलट के हमारा कार्यकर्ता क्या बोलता है? जानते हैं आप? हमारा कार्यकर्ता
अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है कि भैया जी, ये किताब नहीं, कर्तव्य है हमारा। मान्यवर साहब के मूवमेंट के लिए, उन्होंने बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए मान्यवर साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। हम अगर अपनी जेब से निकाल कर 10 रुपया दे देते हैं किताब के माध्यम से, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो साथियों, इन बहरूपियों को तमाचा मार के बता दीजिए कि ये किताब नहीं, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है, ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने का जरिया है। साथियों, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि इस किताब के महत्व क्या है, कितना जरूरी है ये। परंतु ये जो बहरूपिये आपस में हमारे लोगों के बीच में रहकर ये गलतफहमियां फैलाते हैं, इनको हम कुछ चंद लोग मिलकर नहीं पकड़ सकते। इन सबको हमें अलग से 4-5 लोग मिलकर पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी को अकेले नहीं रोक सकते। तो साथियों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता आपके बीच में नीला पटका पहन के आए और बोले कि जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत काम किया है, पर अब समय आ गया है कि हम दूसरी पार्टी की ओर देखें, तो समझ जाइए कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और ये हम अकेले 4-5 लोग नहीं कर सकते, ये आप लोगों को खुद अपने आप से समझना होगा। साथियों, तभी ये मूवमेंट दोबारा से उतनी ही मजबूती से दौड़ेगा जिस मजबूती से ये आज तक यहां पर दौड़ तक आया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अभी हम लोकसभा आम चुनाव के बीच में हैं और हमारी तरह ही, बहुजन समाज पार्टी की तरह ही, अन्य विपक्षी पार्टियां भी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से वादा करेगी, आपसे दरख्वास्त करेगी कि आप उनके लिए वोट डालें। परंतु साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट डालने से पहले आप उनसे 3 मुद्दों पर सवाल कीजिएगा। सिर्फ 3 मुद्दे। हम जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम किसी के धन के आधार पर वोट मांगने का काम नहीं करेंगे, हम किसी से सवाल नहीं करेंगे किसी धर्म को, जाति को लेकर। हम सवाल करेंगे शिक्षा को लेकर, हम सवाल करेंगे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हम सवाल करेंगे अपने युवा साथियों के रोजगार के लिए। बराबर साथियों, और साथियों ध्यान रखिएगा, जब आप सवाल करें इनसे, तो आपको इनसे पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है। बहुत हो गया ये मैनिफेस्टो का नाटक, बहुत हो गया अगले 5 साल में हम क्या करके दिखाएंगे। ये नाटक, ये झूठ, ये फरेब अब आप बर्दाश्त मत कीजिएगा। अब आप उनसे पूछिए कि पिछले 10 साल से तुम्हें हमने भारत की सरकार में बिठा कर रखा, तुमने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम करके दिखाया है। अब आपको सवाल यह करना होगा। साथियों, मैं आपसे पहले शिक्षा के बारे में बात करता हूं। आपको जो शिक्षा के बारे में सवाल पूछने, मैं आप लोगों को शिक्षा के ऊपर 3-4 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, आप जानते हैं पिछले 10 सालों में हमारे सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक सरकारी सर्वे ने पता करा कि आज की डेट में 8वीं कक्षा के बच्चे से अगर आप गुणा भाग करने को कहो तो वो बेचारा बच्चा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। आप उससे बोलो अंग्रेजी में तुम मुझे 2 लाइनें सुनाओ, वो बेचारा 8वीं कक्षा का बच्चा अंग्रेजी की बातें नहीं समझ पाता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक तरफ भाजपा सरकार इस भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने की बात करती है, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हमारे गरीब बच्चे, उनको शिक्षा देने से
नकारती है, उन्हें दूर रखती है। साथियों, दूसरी तरफ बोलती है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया के नाम पर क्या दिया है भारत सरकार ने? भाजपा की सरकार ने क्या दिया आपको? आप जानते हैं आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा तो कहां से वो डिजिटल इंडिया में हिस्सा ले पाएगा? आप ही बताइए, क्या ये बात सही है कि गलत? तो साथियों, अगर ये सरकार हमारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक अच्छे टीचर्स, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई तो क्या उसको हक है सत्ता में आने का दोबारा? नहीं है ना? तो अगली बार ये आपके बीच में आए तो शिक्षा के नाम पर ही इन्हें भगा के फेंक दीजिएगा यहां से। अब हम अपने युवा साथियों की बात करते हैं। हमारे यहां कितने युवा साथी हैं? पंडाल में एक बार हाथ उठा के बताएं। बाप रे, हमारे बड़े बुजुर्गों में दिल, हमारे बड़े बुजुर्ग भी दिल से युवा हैं। हम उम्र से पूछ रहे हैं, हम उम्र से पूछ रहे हैं। हमें पता है हमारे बड़े बुजुर्गों का दिल आज भी जवान है, हम आज भी जानते हैं। परंतु साथियों, हंसी मजाक अपनी जगह है, पर जो मैं मुद्दा आपके बीच में रख रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं होते, जब आपके लिए कोई नेता पार्लियामेंट में नहीं लड़ता, आपके लिए आपके हकों की बात नहीं रखता, तो कैसे ये जातिवादी सोच रखने वाली पार्टियां हमारे समाज को तोड़ती हैं। आजकल इन लोगों ने रोजगार को नया मुद्दा बना रखा है। इन्होंने रोजगार को नया तरीका ढूंढा है जिस तरीके से हमारे युवा साथियों को तोड़ा जाए। क्या आप जानते हैं पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है कि आज 30% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 30% युवा बेरोजगार घूम रहा है साथियों। और ये कोई सोची समझी या कोई गलती से नहीं हुआ कि हम रोजगार नहीं दे पाए। आप जानते हैं सेंटर और स्टेट में जहां पे भाजपा की सरकार चल रही है वहां पर 50 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये जानबूझ के आपको रोजगार देना नहीं चाहती साथियों, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर उन्होंने वो पद भरे तो रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। आप लोगों का हक मारने का इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। आप लोगों को रिजर्वेशन से दूर रखने का इन्होंने नया तरीका ढूंढा है। हम पद खाली रख लेंगे, हम नौकरी नहीं देंगे। हम आपको भूखा मार देंगे पर नौकरी नहीं देंगे। हम आपको गुलाम बना देंगे, मुफ्त में राशन दे देंगे, पर आपको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। साथियों, ये इनकी सोची समझी चाल है। साथियों, अगर आपको 30% का फिगर, 30% का आंकड़ा डरा नहीं रहा है तो मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवा लोगों ने, 17 लाख से ज्यादा युवा साथियों ने मात्र 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। एक बार ही 3500 नौकरियों का ऑफर आया था, सरकारी ओपनिंग थी, 3500 नौकरियां का ओपनिंग था, उसमें 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। आप मान सकते हैं कि उन 3500 नौकरियों के लिए 17 लाख बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेरोजगारी का स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, मजे की बात तो यह है कि ये 3500 नौकरियां और ये 17 लाख बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश गुजरात की हेडलाइन है।
अब हमें समझ नहीं आता कि अगर गुजरात में ये हाल है तो ये भारत में क्या हाल कर रहे होंगे और यहां उत्तर प्रदेश में क्या हाल कर रहे होंगे, ये हमारा युवा ही समझ सकता है। अगर मैं 1 मिनट अपने भाषण से निकालकर अपने युवा साथी से सीधी बात करूं, भाइयों अगर आप बताओ आपके माँ बापों ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है, कितना पैसा खर्चा आपकी पढ़ाई पर, आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना, मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा जो इन्होंने हमारे साथियों के साथ इतने सालों तक खिलवाड़ किया है। साथियों, ये कोई मजाक नहीं। अगर मेरे शब्द थोड़े से ज्यादा निकल गए, गंदे निकल गए, मुझे माफ कीजिएगा, पर ये गुस्सा है, ये मुझे पता है मेरे युवा साथियों का गुस्सा है। उनको बहुत बुरा लगता होगा, अपने माँ बाप के लिए जो सहारा बनना चाहते थे वो आज भी उन पे निर्भर हैं, बहुत बुरा लगता होगा। साथियों, दूसरी ओर अब मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। साथियों, एक तरफ इन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार से दूर रखा, एक तरफ हमारे छोटे बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करी। ये आप लोगों को इन मुद्दों पे बात नहीं करने देना चाहते। आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या बात करते हैं? हमारी माताएं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अनाज की। हम किस लिए कमाते हैं? ताकि अपना पेट भर सके। इन्होंने क्या सोचा कि रोजगार नहीं देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, राशन दे देते हैं, चुपचाप निपट जाएगा मामला। पर साथियों, अब ये चुपचाप से कुछ नहीं निपटने वाला। आप सवाल कीजिएगा कि ये जो बोलते हैं ना सीना चौड़कर मंचों से कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि भाई साहब ये जो एहसान कर रहे हो ना 80 करोड़ जनता पे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये ऐसा चूना मत लगाओ हमें। पूछिए क्यों मैं चूना बोलता हूं। आप लोगों को कितने का राशन मिलता होगा? 13 रुपया। आपको मैं बोलता हूं महीने में वो 1000 रुपए का राशन दे देते होंगे। बहुत ईमानदार लोग हैं ना, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। 5 किलो का आटा देते हैं, मैं कहता हूं तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे, गैस सिलेंडर भी देंगे। आपको 1000 रुपये से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, 1000 रुपये से ज्यादा का राशन नहीं मिलता। पर अगर साल में अगर 1000 रुपए के हिसाब से भी लगा ले तो 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन नहीं बनता। मानते हैं साथियों? क्यों हमारी माताएं बहनें, बताइए, 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं बनता ना साल का। पर अगर आपकी क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो महीने का कितना कमाते हैं? कम से कम 15 से 20,000 रुपया, कम से कम 20,000 रुपया। बिल्कुल 35,000 रुपए सफाई कर्मचारी को दिया बहन जी ने। पर साथियों, ये धंधे वाले लोग हैं ना, तो पैसा तो बचाएंगे, नहीं देंगे 35,000।
मैं कहता हूं आपको 20,000 देते होंगे, आपको साल को 2.5 लाख रुपया कमाने का मौका मिलता अगर आप रोजगार में होते। मुफ्त में राशन दे के 12,000 रुपए का राशन दिया, 12,000 का राशन दिया और 2.5 लाख का चूना लगा दिया। भाई साहब पान मांगा था, ये चूना नहीं मांगा था उसमें लगाने को आपसे, ये क्या लगा के दे दिया। साथियों, ये जो राशन की स्कीम है ना, ये सबसे बड़ा चूना लगाया है हमारी जनता को इन्होंने। और क्या बोलते हैं आपसे गांव गांव में घूमकर बोलते हैं ना कि मोदी जी का नमक खाया है, मोदी जी का नमक खाया है, अब वोट तो देना पड़ेगा। भाई साहब, अगली बारी ये बोले ना कि मोदी जी का नमक खाया है तो पलट के बोलना कि भाई साहब जो सामान खरीदता हूं ना उसमें जीएसटी ठोक के देता हूं, वो मेरा पैसा है, मोदी जी का नमक नहीं, मेरा खुद का पैसा है। तुमने कुछ नहीं किया, गद्दारी की है हमारे साथ, गद्दारी की है। साथियों, अगली बारी बोले 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन दिया, बोलना 80 करोड़ का राशन नहीं चाहिए था, साल की 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो चाहिए था। कहां है मेरे साल की 2 करोड़ की नौकरियां? आज 10 साल होने को जा रहे हैं, कम से कम 10 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिल जानी चाहिए थी। कहां है वो रोजगार? सवाल पूछेगा साथियों। मुफ्त में वोट नहीं देना है, मुफ्त में वोट नहीं देना है। अगर बोले ना नमक खाया है, वही थैला, जिस थैले में राशन दिया है वही थैला खाली पकड़ा के वापस भेज देना, बोलना ये रखो तुम्हारा थैला, नहीं देना तुम्हें वोट, नहीं चाहिए तुम्हारी राजनीति, नहीं चाहिए तुम्हारा राशन। नहीं घबरा रहा मेरे भाई, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, नहीं घबराऊंगा। और वैसे भी कहते हैं ना, साथियों, मैं तो छोड़ो, बहुजन समाज का हर एक बच्चा किसी से नहीं घबराता, क्योंकि उस बच्चे पे शेरनी का हाथ है, तो इस भारत में किसी माइकल लाल उसको हाथ नहीं लगा सकता। साथियों, रोजगार के नाम पे बहुत सारे लोग, स्पेशली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बयान दिया था कि भाई स्टूडियो के बाहर खड़ा हुआ लड़का अगर पकोड़े बेच रहा है तो वो भी रोजगार है। कहा था, कहे थे। तो इसी अगर लॉजिक को माने, अगर इसी चीज को मान ले, तो भाई चौराहे पे कटोरा लिए खड़ा आदमी जो भीख मांग रहा है वो भी रोजगार है। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी दोबारा आ गए ना तो पूरा देश चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग रहा होगा, और तब भी ये लोग मंचों से खड़े होकर बोल रहे होंगे हमने पूरे देश को रोजगार देने का काम किया है। साथियों, 2 मिनट में महंगाई पे लूंगा। आप लोगों ने पेट्रोल खरीदा आज यहां तक आने के लिए? क्या रेट दिया पेट्रोल? 100 रुपया। आज से 10 साल पहले याद है कि क्या रेट हुआ करता था? 40, 50, 60 रुपया बराबर। आपको ध्यान है, मैं जब थोड़ा सा छोटा था मैंने टेलीविजन पे देखा, टीवी पे देखा, स्मृति ईरानी जी को देखा था। आदरणीय स्मृति ईरानी जी को देखा था। उन्होंने हरकतें वैसी ही करी। वो गैस का सिलेंडर लेके सड़क पे खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि मेरी बहन बेटियां अपने घर में खाना नहीं पका पा रही क्योंकि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। पता है, वो एक समय था जब वो खुद गैस का सिलेंडर लिए खड़ी थी। आज जब गैस का सिलेंडर 400 रुपये से बढ़कर
1100 रुपए 1200 रुपए पहुंच चुका है, तो वो स्टारबक्स की कॉफी पी रही है, उसमें गैस नहीं लगती शायद, तो उन्हें नहीं एहसास हो रहा कि ये महंगाई कितनी चुभती है हमारी बहन बेटियों को। अब वो महंगाई की बात नहीं करेंगे, अब वो बात करेंगे राम मंदिर की। अब उस पे भी पूछ लेते हैं, राम मंदिर भाजपा ने बनवाया? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था राम मंदिर के लिए। अच्छा ये बात बताइए, राम मंदिर को बनाने के लिए पैसा किसने दिया? भाजपा ने? यहां की जनता ने दिया ना? तो इनसे कभी पूछिएगा जो मंचों से खड़े होकर दावा ठोकते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है, भाई ना तुम पैसे दिए हो, ना तुम कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हो, ना तुमने जमीन खोदी, तो किस बात का क्रेडिट मांगते हो राम मंदिर का? पर घमंड पूरा है, घमंड पूरा है। बोलते हैं हम राम लल्ला जी को अयोध्या लेके आए। वाह भाई, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम एक भगवान को लेकर आओगे। वाह, भाई साहब मैं मन से नहीं बोल सकता। क्या बोला आपने? क्या बोला? प्रधानमंत्री जी क्या है? झूठे हैं? अरे ऐसे मत बोलो, प्रधानमंत्री जी हैं यार, क्या बात कर रहे हो? आप लोग जानते हैं अभी उन्होंने अपने भाषण में हमें बोला, हमें क्या, उन्होंने बोला जो भी लोग बुलडोजर की सरकार को नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि योगी जी की सरकार को जो लोग बुलडोजर की सरकार से बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह योगी जी ने यहां उत्तर प्रदेश में कितना उद्योग पैदा किया है, उद्योग पैदा किया है। हमने आंखें खोली, उनके भाषण सुनने के बाद हमें लगा हम ही गलत थे शायद। हम इतनी सारी न्यूज़ पढ़ रहे थे, हम अपने लोगों से मिल रहे थे, पूछ रहे थे बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बोले भैया फ्री राशन का इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। पर ठीक है, मोदी जी ने कहा तो हमने आंखें खोली और पढ़ा। अपनी आंखें खोल के देखा तो पता चला पिछले 1 साल में यहां उत्तर प्रदेश में अकेले ही 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार के केस दर्ज हुए। वाह मोदी जी, हमने सोचा कि शायद एक चीज होगी जो खराब हो गई, मे भी दूसरी चीज सही हो। हमने फिर और ढूंढा कि भाई कुछ तो सही किया होगा। फिर देखा कि पिछले 1 साल में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली। इनकी गलत नीतियां नहीं होंगी, उनकी मजबूरी रहियां होंगी, कोई बात नहीं। बुलडोजर की सरकार नहीं है, अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार करने की सरकार हो, किसानों को मारने की सरकार हो शायद। फिर एक और आंखें खोली, दोबारा से ठीक कि कहीं कुछ और तो नहीं रह गया मेरे से। एक हेडलाइन पढ़ी मैंने, 62 पियोन की नौकरियां आई थी सरकारी, क्लास 5 की। उसके लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी ग्रेजुएट्स और मास्टर्स डिग्री होल्डर ने अप्लाई किया। भाई पता नहीं, शायद बहुत ज्यादा उद्योग बढ़ रहा है तो पियोन की नौकरी के लिए दौड़ रहे हो नौजवान, पता नहीं। फिर और देखा, पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, खाना भी नहीं दे पा रहे। अब आपको तो पता ही है सरकारी राशन कैसा मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो शायद ये भी सच हो। क्या आप जानते हैं साथियों, बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले में यूपी नंबर 1 बन गया है ना। मैंने आंखें खोली, बुलडोजर से आगे देखा तो पता चला ये सब भी है।
हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, देश में नंबर 1 पहुंच गया यूपी। ये भी देख लिया, शायद आंखें ज्यादा खोल ली मैंने। क्या आप जानते हैं हत्या के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में हो रहे हैं? सही बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रदेश के सांसद हैं, वो देश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। यहां पर कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी, यहां पे किडनैप करने की फैक्ट्रियां लगी हैं, रोजगार देने की फैक्ट्रियां नहीं लगी। साथियों, यह है हकीकत भाजपा सरकार की। तो साथियों ठीक है, आज के बाद से हम बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। योगी जी की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है, ठीक है? मान लिया? आप लोगों को चलेगा? ठीक है। आप लोगों की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपने सभी जनता, सभी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार गद्दार ही सरकार है। आज के बाद ये बुलडोजर की नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। साथियों, बहुत हो गया ये सब मुद्दों की बात। 2 करोड़ नौकरी देनी थी सालाना, नहीं मिली। अग्निवीर की योजना चलाई, जिसमें भी बोल दिया 25% लोग रखेंगे, उसके बाद बाकी सबको बेरोजगार कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पढ़ने नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, आपका संवैधानिक हक खत्म करने का इन्होंने नया तरीका निकाला है। जब आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आप अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? वो कहते हैं ना कि अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसको उसके इतिहास से अलग कर दो। ये वही काम कर रहे हैं। साथियों, जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आरक्षण की व्यवस्था कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना। या आपके अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं यूं ही चलता रहा तो रात हो जाएगी, पर इनकी विफलताएं नहीं खत्म होंगी। तो मैं आपसे आगे बढ़ता हूं। साथियों, इनके अलावा और भी लोग हैं जो बाजार में घूम रहे हैं आपका वोट मांगते हुए। एक हैं, लाल टोपी पहनते हैं, साइकिल पे घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे हैं, शायद अच्छे ही होंगे भाई, दिल से तो कोई बुरा होता नहीं। परंतु हमारे युवा साथी बताते हैं कि भैया टोपी तो उन्होंने पहनी थी, बट वोट डालने के बाद पता चला टोपी तो हमें पहना के चले गए। तो आज के बाद से अपना वोट उनको तो नहीं जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान समाज ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए एक तरफा उनको वोट डाला, एक तरफा वोट डाला। उसके बाद भी वो एक दिन है जिस दिन रिजल्ट आया और आज का दिन है। कितनी बारी हमारे मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, परंतु इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप लोग सब जानते हैं कि नहीं? साथियों, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलता अपने समाज को बचाने के लिए। परंतु जब संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आता है तो इनकी जुबान और इनके हाथ उसको फाड़ने के लिए सबसे तेज और सबसे आगे चलते हैं। सुना है आजकल आदरणीय अखिलेश जी एक सीट पर 4 टिकटें बांटते फिर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा किस प्रत्याशी को खड़ा करा जाए। कंफ्यूज हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कंफ्यूज ही होंगे।
उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा एक सीट पर, तो उन्होंने अपना प्रत्याशी वापस लेकर एक दूसरे को खड़ा किया जो दलित समाज से था। वो हमारा वोट काटने का काम कर रहे हैं। जो हमें बोलते हैं ना कि हम वोट काट रहे हैं, उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा और अपने समाज को जवाब देना होगा अब कि तुम असली में नुकसान कर रहे हो इस भारत का, या तुम जिस पे उंगली उठा रहे हो वो कर रहा है। साथियों, इनको भी मत बख्शना, इनको भी मत बख्शना इस बारी। अब आज बात करते हैं जो लोग हाथ का लेके आते हैं झंडा अपना, वो बोल रहे हैं कि हम एक कोने से दूसरे कोने तक भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जनता ने उन्हें 60 साल तक सत्ता में बिठा के रखा। मानते हैं साथियों? कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो लोग आपके हकों के लिए खड़े हुए? वो पार्टी जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने से मना कर दिया था, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने से रोक के रखा, वो पार्टी आज बोलती है कि हम SC ST और OBC समाज को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों भाई? अब जब मान्यवर साहब ने, अब जब बहन जी ने इस बहुजन समाज को इकट्ठा कर पूरे देश में इसकी ताकत एहसास दिला दी, तो अब तुम्हें इससे घबराहट हो रही है, अब तुम इससे डर रहे हो, तो अब बात कर रहे हो 60 साल बाद इनको आरक्षण देने की। साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है, इनको जवाब देने का कोई फायदा नहीं। वोट देना तो दूर की बात है, इनकी तरफ मुड़ के भी मत देखना। साथियों, इन पे बहुत समय खर्च दिया, आप लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं। मैं आपसे बहन जी के काम के बारे में बात करना चाहता हूं, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। जब 2007 से 12 की सरकार थी, तो बहन जी ने कुछ नीतियां चलाई थी जिनको अब अगर आप लोग बहन जी को वोट डालकर सत्ता में बिठाने का काम करेंगे, तो बहन जी पूरे देश में हमारे सर्व समाज में से सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इन्हीं नीतियों पर चलकर सबको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगी। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने देश की सबसे गरीब बच्चियों को पैदा होने पर ही 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। यहां पे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो जानते हैं, जिनकी बेटियों को वो 1-1 लाख रुपए मिले थे। हमारे साथी सीनियर, उन्हें पता है ये। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में शिक्षा दी थी। ये लोग अनाज देते हैं। पता है बहन जी ने शिक्षा क्यों मुफ्त में दी? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। एक बार तेज से बोलिए कि प्रधानमंत्री तक आवाज चली जाए कि आपके बाबा साहब क्या कहते थे। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा। बहन जी ने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, क्योंकि आपने उन्हें आयरन लेडी बनाने का काम किया। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश में व्यवसायिक इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की थी। साथ इन्हीं सब सरकारी कॉलेजेस में, स्कूल हॉस्टल्स में बहन जी ने 27% अपने पिछड़े समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल्स में रिजर्वेशन देने का काम किया था। साथियों, आप जानते हैं, इन्होंने हमसे बोला कि बुलडोजर की सरकार नहीं बोलना, मान लिया नहीं बोलेंगे, पर बहन जी ने वही बुलडोजर का इस्तेमाल कर
अपने सभी SC ST OBC व आदिवासी समाज के 3.5 लाख परिवारों को छत देने का काम किया था महामाया आवास योजना के तहत। आप जानते हैं, इन्हीं सब नीतियों पर चलकर बहन जी पूरे देश में सर्व समाज में से कमजोर वर्ग को अपना खुद का घर देने का काम करेंगी। साथियों, साथ ही साथ आप जानते हैं, हमारे युवा साथी जानकर हैरान होंगे कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया था। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 6 लाख से अधिक सभी समाज में से, अपर कास्ट समाज में से सभी कमजोर लोगों को विभिन्न विभागों में, सरकारी विभागों में रोजगार देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने कभी जात देखकर, किसी धर्म को देखकर कभी भी रोजगार देने का या फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया। उनके लिए जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनके लिए सारी जनता बराबर थी, सारी आवाम बराबर थी, हर धर्म बराबर था, हर जात बराबर थी। उन्होंने कभी भी बुलडोजर के बल पे सरकार नहीं चलाई। उन्होंने कभी भी इनकाउंटर की सरकार का टाइटल नहीं लेने दिया। उन्होंने हमेशा गुंडों और माफियाओं को जेल के पीछे भेजकर कोर्ट को अपना काम करने दिया। साथियों, वो है एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो है एक मुख्यमंत्री, वो है एक असली नेता, वो है एक लीडर। साथियों, आप लोगों का और ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम जो यहां आप लोगों के बीच में आए हैं, बहन जी की तरफ से और मैं अपने आप से, आप सभी से अपील करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सभी हाथी के निशान वाले बटन के सामने, हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर आप यहां पर बसपा के प्रत्याशी को जिताने का काम करें और इन सबको पार्लियामेंट में भेजकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आप सबसे तहे दिल से अपील है। साथियों, आप लोगों का एक एक वोट यहां पर हाथी के साथ साथ पूरे देश में हर पिछड़े समाज के लिए काम आने वाला है, तो इसका सही सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। हम अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर वोट डालने जाए और बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और हमारे सभी प्रत्याशियों को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। जय भीम, जय भारत। जनाब, क्या नाम बता? जनाब जावेद सिनानी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी। जनाब मोहम्मद मोहसिन आलम जी महाराजगंज से प्रत्याशी हैं हमारे। डॉक्टर राम